Hello everyone, welcome back to another video. This is the rapid revision video for the Constitution of India. The Constitution of India we are doing in previous lectures. हमने पहले पढ़ चुके हैं हम आर्टिकल 167 तक हम कवर कर चुके हैं, जो कि पार्ट 6 का चैप्टर 2 तक हम कर चुके हैं. अब पार्ट 6 द स्टेट्स के हम चैप्टर 3 से आज कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे आर्टिकल 168 टू आर्टिकल 212 या फिर गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी 213 में कर ही लेंगे. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रैपिड रिवीजन. ठीक है, तो मैं सभी आर्टिकल्स आपको रीड करूंगा और हिंदी में उनका मीनिंग भी समझाता हुआ साथ के साथ चलूंगा कि कहना क्या चाह रही है. ठीक है, अब चैप्टर 3 द स्टेट लेजिस्लेचर, अब राज्य की विधायिका के बारे में बताया है चैप्टर 3 पार्ट 6 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. ठीक है, जनरल आर्टिकल 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर्स इन स्टेट. अब कैसे गठन हुआ है किसका, विधायिकाओं का, किसमें, राज्य में. 1 फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी लेजिस्लेचर विच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर. हर स्टेट में, हर राज्य में एक लेजिस्लेचर होगा, एक विधायिका होगी, और उसमें कौन होगा, उसमें गवर्नर राज्यपाल होंगे. एंड और कौन कौन होगा साथ में, ए इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश 2 हाउसेज. इन सारे स्टेट्स में जो मैंने बताई अभी ये 7 स्टेट्स, इनमें 2 हाउसेज होंगे जिनको हम बोलेंगे एमएलए हाउस, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे. तो इनकी एब्रीवेशन, एक शॉर्ट एब्रीवेशन इनको याद रखने की, एक एब्रीवेशन वर्ड याद कर लीजिए. 2 वर्ड्स हैं, टी फिर तुम कब, टी तुम कब. तो ये 7 स्टेट्स हमें याद हो जाएंगी. तो टी से तमिलनाडु, फिर अगले टी से तेलंगाना, फिर यू से उत्तर प्रदेश, फिर एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार. टी तुम कब, ठीक है, टी सेपरेट करेंगे और फिर तुम कब. ठीक है, TUMKAB. ठीक है, फिर टी तुम कब, ये इससे एब्रीवेशन से ये बाई कैमरल स्टेट्स के, जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेचर है, जिस स्टेट में बाई विधायिका कौन सी है, दोनों हाउसेज हैं, एमएलए हाउस भी और एमएलसी हाउस भी. तो उसको टी तुम कब से याद रखेंगे. ठीक है, अब बी इन अदर स्टेट्स 1 हाउस, और जो इन 7 स्टेट्स को छोड़ के, 7 राज्यों को छोड़ के जो अन्य राज्य हमारे बच गए, उनमें एक हाउस होगा, और उसको कौन क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली वाला हाउस. ठीक है, तो हमारी भारत देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं. तो 7 राज्य तो हमारे गए, जिनमें कि 2 विधायिकाएं हैं, एमएलए हाउस एंड एमएलसी हाउस, और बची हुई हमारी जो कितने हो गए, 28 माइनस 7, 21 हाउसेज में हमारे क्या है, एमएलए हाउस, ओनली 1 हाउस है, एक विधायिका, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, अब 168 का 2 आर्टिकल 168 का क्लोज 2 वेयर देयर आर 2 हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जहाँ 2 हाउसेज हैं एक राज्य की विधायिका में. 1 शैल बी नोन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो एक को हम बुलाएंगे एलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, विधान परिषद. एंड द अदर एज द लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरे वाले को क्या बुलाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा. एंड वेयर देयर इज ओनली 1 हाउस इट शैल बी नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली. और जिन राज्यों में, जो 21 राज्य हमारे हैं, इनको टी तुम कब को छोड़ के, उसमें हमारे एक ही हाउस होगा, जिसको बुलाएंगे हम विधानसभा. ठीक है, अब ये हो गया हमारा 168. अब आर्टिकल 169 बहुत इंपॉर्टेंट था. 168 ये सब किसी को, मतलब बहुतों को समझ नहीं आता कि बाई कैमरल में 7 स्टेट्स हैं, ये मतलब इनमें 2 हाउसेज क्यों बनाए गए हैं. भाई वो तो आगे पता चलेगा क्यों बनाए गए, क्योंकि मे बी इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मे बी इनका क्षेत्रफल कम है, और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्ट बनाने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा कार्रवाई करने की ज़रूरत है उनकी विधायिकाओं को, इसलिए बनाया भी हो सकता है. अब आर्टिकल 169 अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, कि भाई जिस राज्य में है ये एमएलसी हाउस है, उसमें ख़त्म कैसे किया जाएगा, या जिस राज्य में नहीं है उनमें बनाया कैसे जाएगा एमएलसी हाउस. ठीक है, अब 21 राज्यों में है, 21 राज्यों में नहीं है एमएलसी हाउस, मेंबर ऑफ मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है. तो उनमें अगर कोई राज्य बनाना चाहती है अपने भी राज्य में एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो कैसे बनाई जाएगी, वो 169 बताएगा. और उन 7 राज्यों में है जिनमें टी तुम कब वालों में, तो उनमें बताया गया कि अगर वो मिटाना चाहती हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रखना चाहती अपने राज्य में, वो टी तुम कब वाली जो राज्य हैं वो, तो उनके बारे में बता रखा 169 में कि ये ख़त्म कैसे होंगी ये एमएलसी हाउस उन राज्यों में. तो 169 का 1 नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 168 नॉन ऑब्स्टैंड बोल रहा है. 168 का हमें कुछ भी नहीं रोकेगा, यह पढ़िए अब आगे. Parliament may by law provide for the abolition of the legislative council of a state having such a council or the creation of such a council in the state having no such council. तो बता रहा है संसद कानून के द्वारा बता देगा कि जिस राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है और उनको बनानी है, उनको क्रिएशन करनी है, तो वो कैसे होगी. और जिन राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको
अपना अबोलिशन करना मतलब मिटाना है, अपने राज्य में वह नहीं रखना, तो वो भी संसद कानून के द्वारा बता देगा कि कैसे होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन, मतलब निर्माण कैसे होगा, और उसको या तो जिस राज्य में है उसको हटाया कैसे जाएगा, ठीक है। इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पासिस अ रेजोल्यूशन, और सिर्फ संसद कानून कब बनाएगा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस राज्य की वो एक रेजोल्यूशन पास कर देगी किस विषय में, टू डेट अफेक्ट बाय अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली, और किस संदर्भ में रेजोल्यूशन पास करेगी लेजिस्लेटिव असेंबली उस राज्य की, कि भाई मेजोरिटी से पास करेगी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट असेंबली, किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में 200 मेंबर्स हैं तो मेजोरिटी से पास हो गया, ये सिंपल मेजोरिटी हो सकती है, ठीक है, होती है 50, मतलब सिंपल मेजोरिटी ये होती है कि 50+1, तो इन लोगों ने रेजोल्यूशन पास करके भिजवा दिया तो संसद कानून बना देगा, ठीक है। एंड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग, 51 लोगों ने तो सिंपल मेजोरिटी से उसको पास किया था, लेकिन उन 51 लोगों में से अब उसको 2/3 वाले लोग, 2/3 वाले सदस्य लेजिस्लेटिव असेंबली के उसको मेजोरिटी से उसको पास करेंगे, और कैसे पास करेंगे, वो वोट करेंगे उसके ऊपर 2/3, जो 51 लोगों ने पहले तो मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास किया था कि भाई हमें लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे राज्य को चाहिए या हमारे राज्य को नहीं चाहिए उस विषय में, तो कह रहा है अब 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में उस टाइम, जिस टाइम उस रेजोल्यूशन पे वोटिंग होनी है, ठीक है, कि हमें यह संसद में भिजवाना है, तो 2/3 2/3 सदस्य प्रेजेंट एंड वोटिंग होने चाहिए, और तभी वह माना जाएगा कि वह रेजोल्यूशन जाएगा अब संसद में, ठीक है। अब 169 का 2, एनी लॉ रेफर टू इन क्लोज 1 शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई जो लॉ है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो विधानसभा भेजेगी पास करके, तो उस लॉ में यह भी होना चाहिए, उस रेजोल्यूशन में यह भी होना चाहिए कि भाई इस अब संविधान की कैसे अमेंडमेंट होगी भाई, अगर इसमें अब साफ दिख रहा है आर्टिकल 168 के 1 में जो बाई कैमरल लेजिस्लेशन की वे बाई कैमरल लेजिस्लेशन जिस स्टेट में उसकी स्टेट्स बताई हुई हैं वो 7 स्टेट्स, टी तुम कब वाली, अब उनमें भी तो चेंजेस होंगे, तो वो भी उस रेजोल्यूशन में बताया जाएगा कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी कैसे चेंजेस होंगे, ठीक है। एज मे बी नेसेसरी टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द लॉ एंड मे ऑल्सो कंटेन सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूएंशियल प्रोविजंस एज पार्लियामेंट में डीम नेसेसरी, और जो भी पार्लियामेंट को उचित लगेगा उसी बिहाफ में उस रेजोल्यूशन को देख के तो उस बिहाफ में कानून पास कर दिया जाएगा, और कोई और अन्य कानून की जरूरत है इसके साथ साथ कोई सप्लीमेंट्री कानून की जरूरत है वह भी पास कर दिया जाएगा, कोई इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है मतलब वह भी स्टार्ट कर दी जाएगी संसद द्वारा, और कोई कॉन्सिक्वेंशियल कि पहले ये होगा, पहले कुछ और चीज़ होगी, फिर ही रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, किस चीज़ के लिए, एबोलिशन के लिए, क्रिएशन के लिए, किस चीज़ का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है। 169 का 3, अब हम आर्टिकल 169 का क्लोज 3 पढ़ेंगे। नो सच लॉ एज फर्स्ट इट शैल बी डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। तो रेजोल्यूशन पास हुआ के रेजोल्यूशन पास होकर अबोलिशन और क्रिएशन का लेजिस्लेटिव काउंसिल का संसद में गया था, संसद ने भी अब उसमें कुछ एक्शन ले लिया है, कुछ कानून बना दिया है, और जो कि सप्लीमेंटल इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल रिलीज भी दे रहे हैं कानून, और कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान के अंदर चेंजेस होने हैं वो भी हो गए हैं क्योंकि वह रिक्वायरमेंट है 168 के 2 की। अब 169 का 3 कह रहा है, 169 का क्लोज 3 कह रहा है कि भाई जो ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन की जो क्रिएशन होगी या फिर अबोलिशमेंट होगी, तो वो मत मानना कि कोई लॉ पास हुआ है तो वो इस संविधान की अमेंडमेंट होगी, वो अमेंडमेंट नहीं होगी, वो बस चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 170 कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अब बता रहा है जो विधानसभा है उनमें क्या क्या और कौन कौन होंगे, ठीक है। 170 में तो 170 का 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 333 बोल रहा जो 333 में लिखा हुआ है उसकी इज्जत करना, उसको मानना, लेकिन अब आर्टिकल 333 कुछ भी नहीं है, वो एंग्लो इंडियंस के बारे में 2 सीट्स वगैरह जो या कुछ भी सीट्स होती हैं, 1-2 सीट्स होती हैं विधानसभा में, उसके रिजर्वेशन के ऊपर बता रहा था, और अब वो ख़त्म ही कर दी गई हैं, लेकिन वो लोकसभा में ख़त्म करी गई है, राज्यसभा का नहीं पता कख़त्म करिएगा, वो आगे बढ़ेंगे 333 में, लेकिन लोकसभा के लिए तो 100% जो 2 सीट्स थी एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी की वो ख़त्म कर दी गई हैं। अभी उसका विधानसभा का आगे पढ़ेंगे हम 333 में कि विधानसभा के अकॉर्डिंग एंग्लो इंडियन ही खत्म किया नहीं किया, तो अब पढ़ते हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 333, तो जो आर्टिकल 333 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको तो मानना, फिर आगे पढ़ो। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ मोर देन
500 and not less than 60 members chosen by direct election from the territorial constituencies in the state। जो विधानसभा के जो एमएलए चुने जाएंगे वो 500 से ज़्यादा नहीं होंगे, और ना तो वो कितने से कम होंगे, मिनिमम नंबर उनका 60 से कम नहीं जाएगा। एक राज्य की विधानसभा में 60 से ज़्यादा होंगे और 500 से कम होंगे, मतलब या तो 60 to 500 के बीच में एमएलए चुने जाएंगे, ठीक है, एक राज्य की विधानसभा में। अब आर्टिकल 170 का 2 और वो 170 के 1 में, और वो कैसे चुने जाएंगे, वो डायरेक्ट इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन होंगे, और वो उस राज्य की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाएंगे, पब्लिक वोट करेगी और फिर ही वो जाके विधानसभा में बैठेंगे, वो हमारे जो हम एमएलए को चूज करते हैं, ठीक है। 172 का आर्टिकल 170 का क्लोज 2, फॉर द पर्पस ऑफ क्लोज 1 को समझ लीजिए, अब यह समझ लीजिए, ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर राज्य को किस में बांटा जाएगा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाएगा। जैसे हमारी बादशाहपुर है, गुड़गांव अलग से गुड़गांव लगती है, गुड़गांव की अलग है, बादशाहपुर अलग है, ऐसे हमारी 2 हो गई। और भी जैसे दिल्ली में भी अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग हैं, बटी हुई हैं, तो मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं, ठीक है। In such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of the seats allocation to it shall, so far as practicable, be the same throughout the state। कि जितनी उसकी पॉपुलेशन है और कितने नंबर एमएलए के चाहिए हमें, कितने मतलब पॉपुलेशन से रेशियो मिलाया जाएगा, वही कितनी नंबर्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब देनी चाहिए, ठीक है, मतलब कितनी सीट एक राज्य में, उस हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से रेशियो बांटा जाएगा। तो ये मैथ्स का थोड़ा ट्रिकी सा 170 आर्टिकल 170 क्लोज 2 में थोड़ा मैथ्स का ट्रिकी सा हो जाता है, लेकिन यही बताया गया है कि पॉपुलेशन के हिसाब से रेशियो निकाला जाएगा और उसी हिसाब से सीट्स एलोकेट की जाएंगी, ठीक है। और इक्वली रहेगी हर राज्य में, मतलब उस राज्य में जिस हिसाब से पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई है, मतलब उनकी जनगणना हुई है, उस हिसाब से ही वो उसी रेशियो में रहेंगी, मतलब ना तो ऊपर जाएंगी ना नीचे जाएंगी, ठीक है। अब आर्टिकल 170 की एक्सप्लेनेशन यही कह रही है कि भाई जो प्रीवियस सेंसस था उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगी पॉपुलेशन की, ठीक है, बस यही कह रहा है। और रेलिवेंट फिगर हैं उस हिसाब से पब्लिक जो रेलिवेंट फिगर पब्लिश हो गए हैं उस हिसाब से अब सेंसस की वो पॉपुलेशन का डिटर्मिनेशन होगा। अब 170 क्लोज 2 का प्रोवाइजो प्रोवाइडेड द रेफरेंस इन दिस एक्सप्लेनेशन टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस टू विच। अच्छा ये कह रहा है कि अब 2026 में अगला सेंसस आएगा, उस तक तो वेट करो, नहीं तो जो 2026 से पहले कोई जनगणना हुई थी पॉपुलेशन की उस राज्य में, तो वही मानना, उस हिसाब से ही प्रोपोर्शन सेटल कर दिया जाएगा कि कितनी सीट्स और कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या सीट रहेगी उसमें विधानसभा में, ठीक है। अब 170 का 3, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस, जैसे ईच सेंसस की मतलब जनगणना पूरी हो जाती है, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल बी रीएडजस्टेड बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट वी बाय लॉ डिटरमाइन। जैसे ही एक नया जनगणना हुई, राज्य की पॉपुलेशन दोबारा पता लग गई, जैसे अब 2026 में होने वाली है जनगणना, उसकी पॉपुलेशन, राज्य की पॉपुलेशन पता लग जाएगी। तो ये कह रहा है बाय द वे 2000 जब और भी कोई पहले हुई होगी, जैसे अब लास्ट 2017 की हुई थी, 2017 तक अब हम मान रहे हैं कि उस हिसाब से हमें प्रोपोर्शन में बांटी हुई है विधानसभा की सीट्स। तो ये कह रहा है 170 का 3 यही कह रहा है कि भाई जब तक 2026 की होती है और 2026 की हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे कि हमारे पास इतनी पॉपुलेशन हमारे राज्य में, तो उसको रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है ना, किसको, कि भाई अब या तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो भाई उसको सीट्स को, विधानसभा में सीट्स को इंक्रीज़ करने की जरूरत है, पर 500 से ऊपर तो फिर भी नहीं जाएंगे, या फिर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को और बनाने की जरूरत है क्योंकि भाई पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है तो कम करने की जरूरत है। तो ये बता रहा है 170 आर्टिकल 170 का क्लोज 3। अब इसका प्रोवाइजो प्रोवाइडेड सच रीएडजस्टमेंट शैल नॉट अफेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली अंटिल द डिसोल्यूशन ऑफ द देन एग्जिस्टिंग असेंबली। बोल रहा है जो जनगणना आ जाएगी वो जो करंट में विधानसभा वर्किंग में है उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगी। भाई नंबर ऑफ एमएलए कम होने चाहिए, ये हमारे पास जनगणना आ गई है उस हिसाब से, तो उस ऑपरेशन को कोई इफेक्ट नहीं करेगी, उनको कोई विधानसभा से निकाल के नौकरी से नहीं निकालेगा एमएलए को, बस ये कह रहा है, वो अगली वाली में फॉलो होगी। अब प्रोवाइजो 2 इसी का 170 के 3 का प्रोवाइजो 2 प्रोवाइड फर्दर दैट द सच रीएडजस्टमेंट शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज प्रेसिडेंट में by order specified until such readjustment take effect any election to the legislative assembly may be held on the basis of territorial constituencies existing before such readjustment। तो जो रीएडजस्टमेंट जैसे जनगणना हो गई उसमें राज्य में, तो राष्ट्रपति के ऑर्डर के द्वारा ही अब रीएडजस्टमेंट होगी, और जो अब आगे वाले भाई अब तक जब राष्ट्रपति साहब ऑर्डर नहीं करते थे तो आगे वाले इलेक्शन कैसे होंगे, वो उसी हिसाब से चलते आएंगे जैसे कि पहले जो जनगणना फॉलो की जा रही थी उसी प्रोपोर्शन में अब इलेक्शन चलते आएंगे। तो यह हुआ हमारा प्रोवाइजो 2। अब हम प्रोवाइजो 3 पढ़ेंगे, इसका 170 के 3 का प्रोवाइजो 3 प्रोवाइड ऑल्सो दैट अंटिल द रेलिवेंट फिगर्स ऑफ द फर्स्ट सेंसस
टेकन आफ्टर द ईयर 2026 हैव बीन पब्लिश इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू रीएडजस्ट। तो कह रहा है 2026 का अब आएगी आने वाली, अभी हम 2017 वाली जनगणना मान रहे हैं हरियाणा में, तो पूरे देश की हुई थी, भारत सरकार ने करवाई थी जनगणना, वो जाति जनगणना नहीं है, बस जनगणना सिंपल कि हमारे देश में कितने लोग बागा, पॉपुलेशन जनगणना, ठीक है। तो कह रहा है 2026 तक जब तक नहीं आती है जनगणना, तो कह रहा है इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू रीएडजस्ट, तो बिल्कुल भी रीएडजस्ट करने के लिए नेसेसरी नहीं है। क्या द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एज रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस, जो 1971 वाले सेंसस से चलती आ रही है अब तक, वो ही रहेगी जब तक कि 2026 वाली जनगणना नहीं आ जाती, ठीक है। तो 2017 वाला यहाँ पे कोई रूल नहीं लगा हुआ, 1971 वाली जनगणना से हमारा चलता आ रहा है अभी सिस्टम, उसी हिसाब से प्रोपोर्शन में क्या मेल मिलाप किया जा रहा है, उसी हिसाब से प्रोपोर्शन में कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एमएलए के नंबर ऑफ एमएलए चुने जा रहे हैं, मतलब उनको दिया जा रहा है कि इस एरिया में इतने चाहिए, इतने इस ये एरिया या कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, मतलब अब बादशाहपुर में भी से भी 2 बना सकते हैं। अब बादशाहपुर में ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है बादशाहपुर हरियाणा में, अब उसमें से भी अगर 2 इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी कि 2 बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो एमएलए ऑब्वियसली 2 बनेंगे। लेकिन कह रहा है अभी तक हम मानेंगे 1971 वाला सेंसस, 2017 वाला नहीं मानेंगे, और कह रहा है अब 2026 वाला आ जाएगा तो उस हिसाब से माना जाएगा, ठीक है। तो यह हुआ हमारा आर्टिकल 170। अब पढ़ेंगे हम 171 आर्टिकल, कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब विधान परिषद का कैसे कॉम्पोजिशन गठन होगा और उसमें कौन कौन होंगे। 1 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट हैविंग सच अ काउंसिल शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। जो अब विधान परिषद में जो सदस्य होंगे, अब जितने विधानसभा में परिषद होंगे उनके 1/3 होंगे। जैसे अगर 90 हैं, मान के चलिए 150 हैं, मान के चलिए 150 हैं, कहाँ पे विधानसभा में एमएलए 150 हैं, तो अब विधान परिषद में कितने होंगे उस स्टेट में जिसमें बाइकैमरल है, 1/3 कर दो 150 का, तो कितने हो गए 50 हो गए। तो 50 सदस्य अब किसके भी रहेंगे, विधान परिषद के भी रहेंगे, ठीक है। तो यह कह रहा है प्रोवाइडेड एट द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल इन नो केस बी लेस देन 40। सॉरी, तो यह बता रहा है इसका प्रोवाइजो 171 का 1 का प्रोवाइजो कि किसी भी केस में जो विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वो उनका मिनिमम नंबर 40 है, 40 से नीचे वो नहीं घटेंगे। जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, और जिस स्टेट में वही वाली स्टेट तुमकब वाली, ठीक है, जिसमें बाइकैमरल है, तो उसमें 40 से नीचे नंबर नहीं घटेगा। और हमारी विधानसभा में कितने नंबर से नीचे नहीं घट रहा था, वह नहीं घट रहा था 60 से। तो विधानसभा में मिनिमम नंबर 60 था और मैक्सिमम नंबर 500 था। और ऐसे ही अब विधान परिषद में मिनिमम नंबर तो 40 है, लेकिन मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन 1/3 मेंबर रहेंगे, ठीक है, 1/3 से 1/4 भी नहीं होगा, 1/3 रहेंगे, और वो भी किसके, जो कि विधानसभा के हैं। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया 150 एमएलए हैं बिहार के, मान लीजिए बिहार में 150 एमएलए हैं, तो अब विधान परिषद में कितने बैठेंगे, तो 1/3 1/3 इंटू 150 कर देंगे, तो कितने हो गए 50 हो गए ना, तो 50 बैठेंगे। और ये कह रहा है कि 40 तो किसी केस में, 40 से कम तो किसी केस में होनी नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो वह विधान परिषद नहीं मानी जाएगी। अब 171, अब आर्टिकल 171 का क्लोज 2, अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड, जब तक कि संसद कानून नहीं बना देती और प्रोवाइड नहीं करवा देती, क्या द कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल बी एज प्रोवाइडेड इन क्लोज 3, कि जब तक विधान परिषद के बारे में कोई कॉम्पोजिशन नहीं बना देती क्या संसद कानून के द्वारा, तो क्या माना जाएगा, जब तक कि मान लीजिए यह क्लोज 3 वाला फंडा मान लीजिए। अब तक तो बना चुकी है संसद कानून, तो हमें क्लोज 3 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 172, सॉरी, अब हम आर्टिकल 171 का क्लोज 4 पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द इलेक्टेड अंडर सब क्लोजेज A B C D, ये क्लोजेज 3 वाले बता रहा है, शैल बी चूजन इन द सच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड द इलेक्शंस अंडर द said सब क्लोजेज एंड अंडर द सब क्लोज D और द said क्लोज शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। तो जो विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाएंगे, मैं क्लोज 3 को मोटा बता देता हूँ, ऊपर से जो विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे उनको वोट हम जैसे लोग नहीं करेंगे, उनको वोट कौन करेगा, उनको वोट जो हमने एमएलए चुन दिए हैं, विधानसभा के जो सदस्य हमने चुन दिए हैं वोट कर वही उन्हें चुनेंगे, ठीक है। और उनके पास एक सिंगल वोट ही रहेगी कि एक व्यक्ति, एक एमएलए एक ही व्यक्ति को वोट कर सकता है, जो कि विधान परिषद का सदस्य बनेगा, ठीक है। अब 171 का आर्टिकल 171 का क्लोज 5 हम पढ़ेंगे।
द मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर अंडर क्लोज ई ऑफ क्लोज 3। अब गवर्नर राज्यपाल साहब भी मेंबर्स को विधान परिषद में भेज सकते हैं। तो वो कौन कौन होते हैं? वो होते हैं कितने कितने नंबर्स को भेज सकते हैं? 1/12 शैल बी इलेक्टेड एज इलेक्टोरेट्स कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स हु हैव बीन एटलीस्ट 3 years engaged in teaching of such educational institutions within the state, not lower standard and a secondary school। तो 1/12 नंबर भेज सकते हैं, जो कि विधान परिषद का एक 1/12 नंबर रहेगा। तो उतने सदस्य जो कि सरकार की नौकरी में उन्होंने कार्यरत किया है उन व्यक्तियों ने, और 1/12 ऑफ टोटल जितने नंबर रहेंगे किसके, जितने विधानसभा में विधान परिषद में चुने जाएंगे, तो उसके 1/12 निकाल दीजिए, तो उनको राज्यपाल साहब नॉमिनेट कर सकते हैं। सीधा हमारे लोकसभा राज्यसभा वाले केस में राष्ट्रपति साहब के पास 12 व्यक्ति को नॉमिनेट करने की पावर थी। वही कौन से फील्ड में थी? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। लेकिन इसमें अलग एक और ऐड है, और हमारे राज्यसभा में राष्ट्रपति साहब के पास 12 सदस्यों को वो भेज सकते थे राज्यसभा में नॉमिनेट करके। और इसमें लेकिन विधान परिषद में उल्टा है। विधान परिषद में क्या है? इसमें 1/12 ऑफ किसके, जो जितना नंबर रहेगा विधान परिषद का, उसके 1/12 नॉमिनेट हो सकते हैं राज्यपाल द्वारा। ठीक है, यही कह रहा है। अब द मेंबर्स ऑफ टू बी नॉमिनेटेड, अब हम 5 पढ़ रहे हैं, 171 का 5 पढ़ रहे हैं। The members to be nominated by the governor under clause E of clause 3 shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following: literature, science, art, cooperative movement and social service। तो जो मेंबर अब राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में नॉमिनेट किए जाएंगे, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो ये नहीं है कि यार ना तू कह रहा कोई भी चुन के विधान परिषद में भेजा, नहीं। उनके पास कौन सा एक्सपीरियंस होना चाहिए? या तो लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये लोकसभा ये राज्यसभा में नहीं था ये वाला पॉइंट, एंड सोशल सर्विस। ठीक है, LSAS तो था हमारा राज्यसभा में, लेकिन अब LSACS हो चुका है हमारा विधान परिषद में। तो इसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट आ चुका है अब विधान परिषद में जाने के लिए, जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, जो राज्यपाल चुनेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। अब स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य की विधायिका है, उनका कार्यकाल बता रहा है कितना ड्यूरेशन रहेगा। अब 172 का एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड। तो कह रहे हैं कि जब तक जो MLA हाउस है, लेजिस्लेटिव विधानसभा है, कि जब तक या तो वो खत्म नहीं हो जाती, कैसे खत्म होगी भाई? या तो सरकार टूट जाती है, MLA बिक जाते हैं, इधर उधर के चले जाते हैं, तो वो टूट जाएगी। तो यही कह रहा है, उसके बाद उसको छोड़ दो, टूट जाएगी तो टूट जाएगी 5 साल से नीचे। लेकिन एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली, हर विधानसभा ऑफ एवरी स्टेट, हर राज्य की, अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड, जब तक टूट नहीं जाती, जब तक शैल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर। तो कितने साल तक चलेगी विधानसभा? MLA कितने साल तक बने रहेंगे अपने कार्यालय में? 5 ईयर्स तक, 5 साल तक। ठीक है, फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर, और कब से कैलकुलेट होंगे वो? 5 साल, जब से उनकी पहली मीटिंग हुई है विधानसभा में, एंड नो लॉन्गर एट द एक्सपायरेशन ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। पर किसी हालत में 5 ईयर से ज्यादा उनका पीरियड कार्यकाल नहीं जाएगा। 5 साल से पहले इलेक्शन दोबारा हो जाएंगे और MLA अगले चूज हो जाएंगे। शैल ऑपरेट एज अ डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। अगर 5 साल 1 दिन भी हो गया ना, तो मान लेना कि विधानसभा खंड बंड हो चुकी है, मतलब टूट चुकी है। ठीक है, अब कोई सरकार नहीं है। प्रोवाइड एट द सेड पीरियड में वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन। तो बताया जा रहा है कि विधानसभा का पीरियड बढ़ाया जा सकता है, जो 5 साल का पीरियड है उसके ऊपर भी जा सकता है, जब कोई इमरजेंसी आपातकाल भारत में आ चुका है। बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट अ टाइम। तो वो भी संसद कानून के द्वारा विधानसभा के पीरियड को 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देगा। अगर 5 साल होने वाले हैं तो दोबारा इलेक्शन कराने पर नहीं कराने, क्योंकि आपातकाल आ चुका है, तो 1 साल के लिए एट अ टाइम, एक बारी में 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, उस विधानसभा का टाइम। एंड नॉट एक्सेडिंग इन एनी केस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज टू ऑपरेट। और जैसे प्रोक्लेमेशन खत्म, आपातकाल खत्म हुआ, तो उससे 6 महीने। ठीक है, तो मान के चलिए कोई किसी विधानसभा का पीरियड, किसी का विधानसभा का पीरियड 4 साल 11 महीने हो चुका है, 4 साल 12 महीने हो चुका है। अब या तो इलेक्शंस की बारी है भाई, 5 साल होने वाले हैं, तो तुरंत ये आपातकाल उसमें आ जाता है, हिंदुस्तान में, उस राज्य में आ जाता है। तो अब क्या होगा? तो अब विधानसभा डिसॉल्व नहीं की जाएगी। क्योंकि डिसॉल्व क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि आपातकाल आ चुका, तो उनका 1 साल बढ़ जाएगा। और कौन बढ़ा देगा? कानून, संसद कानून बना देगा, और उनका 1 साल बढ़ जाएगा, एक बारी में 1 साल बढ़ेगा। और मान के चलिए उनका 1 साल बढ़ा दिया, तो उनका पीरियड कितना हो गया? 6 साल हो गया। लेकिन मान के चलिए आपातकाल लगने के बाद 2 महीने बाद ही उनका वो खत्म हो जाता है, आपातकाल खत्म हो जाता है, और विधानसभा में अब 6 महीने तक वह अब विधानसभा नहीं चल सकती। अब ये नहीं है कि 10 महीने चलेगी, नहीं, अब 6 महीने से पहले इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे और विधानसभा फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी,
अब यह पढ़ा हमने 170 आर्टिकल 172 का 1 का प्रोवाइजो। अब हम 172 का क्लोज 2 पढ़ेंगे। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन। विधान परिषद जो राज्य की है वो खत्म नहीं हो सकती, कभी भी रद्द नहीं हो सकती, कभी भी डिसोल्व नहीं हो सकती, ठीक है। But as nearly as possible, 1/3 of the members thereof shall retire as soon as may be on the expiration of every second year in accordance with the provision made in that behalf by Parliament by law। पर विधान परिषद के 1/3 मेंबर्स, 1/3 सदस्य हर दूसरे साल के खत्म होने पर रिटायर हो जाएंगे और उस हिसाब उसके लिए संसद ने कानून बनाया हो तो वह फॉलो होगा, ठीक है। तो हमारे राज्यसभा में भी यह प्रक्रिया चल रही थी। 1/3 सदस्य राज्यसभा के भी रिटायर हो रहे थे दूसरे साल के खत्म होने पर, तो ऐसे ही विधान परिषद में होगा। 1/3 सदस्य विधान परिषद के दूसरा साल खत्म होते के साथ रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल 173 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सदस्यता लेने के लिए राज्य की विधायिका की। अब अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अनलेस ही। एक व्यक्ति को ऐसे ही नहीं एक कुर्सी दे देंगे किसकी, किसी भी राज्य के विधायिकाओं के हाउसेज की, जब तक कि वो क्या नहीं है, ए इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एंड मेक्स एंड सब्सक्राइब बिफोर सम पर्सन ऑथराइज इन दैट बिहाफ बाय द इलेक्शन कमीशन एन ओथ ऑफ अफर्मेशन। अब जो विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य बनेंगे, जो एमएलए बनेंगे, विधान परिषद के जो सदस्य बनेंगे, वो किसके आगे शपथ लेंगे, बहुत प्री का क्वेश्चन है, किसके आगे, इलेक्शन कमीशन के आगे, ठीक है। इलेक्शन कमीशन के आगे, चुनाव नीति के आगे लेंगे वे शपथ और अफर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस इन द 3rd शेड्यूल। और जो एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए और विधान परिषद के सदस्य जो ओथ लेंगे उसका फॉर्म कौन से शेड्यूल में दे रखा है, 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है। पीछे 3rd शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें ओथ एंड अफर्मेशन का वो शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। 3rd शेड्यूल बी इज इन द केस ऑफ अ सीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और अब बता रहा है कि विधानसभा के केस में नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, 25 साल का तो वह व्यक्ति होना ही चाहिए जो एमएलए बनेगा, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ सीट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक सदस्यता है, कुर्सी लेनी है किसी सदस्य को जो कि विधान परिषद की होगी, नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। तो वह कितनी आयु का व्यक्ति होगा, वह 30 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 30 साल और उसके ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए, तो उसको कुर्सी मिलेगी विधान परिषद में। तो ये हमारा सेम है, जैसे हमें लोकसभा में क्या एज देखने को मिलती है 25 और राज्यसभा में क्या एज देखने को मिलती है 30, तो वही सेम है, ठीक है। अब हम सी possesses such other qualification as may be prescribed in that behalf by or under any law made by parliament। अब संसद कानून बना देगी और क्या उसको अब एमएलए को या सदस्य जो विधान परिषद है उसको क्या पढ़ाई लिखाई चाहिए, उसको और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सदस्य बनने के लिए, वो संसद कानून के द्वारा बता देगी, ठीक है। तो बनाए हुए जैसे ग्रेजुएशन चाहिए और भाई कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, मर्डर वगैरह का, ऐसे तो बनाए हुए हैं, तो वही क्वालिफिकेशन बताई हुई है संसद ने कानून के द्वारा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 174 सेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। अब सेशंस बता रहा है सत्र कैसे चलेगा, किसका, राज्य की विधायिकाओं का, और प्रोरोगेशन उनको रद्द कैसे किया जाएगा, एंड डिसोल्यूशन उनको खत्म कैसे किया जाएगा। अब 174 का 1 द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेसेज एज ई थिंक फिट। तो राज्यपाल जी बताएंगे हर हाउसेज को, जो राज्य की विधायिकाओं के हाउसेज है जिसमें विधानसभा है, तो उनको बताएंगे कि भाई कब आपको मेरे से आके मिलना है, या कब आपको विधायिका में बैठना है, या फिर जिन राज्य में दोनों हाउसेज हैं, जैसे तुम वाले राज्यों में जिसमें बाई कैमरल है, उसमें दोनों हाउसेज को बता दिया जाएगा कि कब आपको बैठना है, कब आपको सत्र चलाना है उसमें राज्य की विधायिका में, ठीक है। बट 6 months शैल नॉट इंटरवीन बिटवीन its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session। तो 6 महीने, जैसे एक विधानसभा, जैसे हरियाणा की विधानसभा बैठी है, आज बैठी है, तो मतलब आज नहीं, आज लगा लीजिए, आप आज बैठी है, आप लगा लीजिए 1/6 को बैठी है, 1/6/2024 को हरियाणा में विधानसभा के जो सदस्य एमएलए हैं वो उसमें बैठे हैं, विधायिका में बैठे हैं, जो चंडीगढ़ में है उसमें बैठे हैं, ठीक है। तो अब आज तो वो बैठे हैं, अब 2-4 दिन उनकी मीटिंग चलेगी, वही कानून के बारे में डिस्कशन होगी। तो बोल रहा है अब 6 महीने का वो ब्रेक तो ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 6 महीने से पहले उनको दोबारा बैठना पड़ेगा एक बार उसमें विधायिका में, ठीक है, चंडीगढ़ दोबारा से। तो यही कह रहा है 174 का 1, अब 174 का 2 द गवर्नर में फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब राज्यपाल समय दर समय क्या करेंगे, ए प्रोरोग द हाउस और ईदर हाउस, रद्द कर देंगे
या तो विधानसभा को या विधान परिषद को, या दोनों को, विधानसभा को भी या विधान परिषद को भी। बी, डिसोल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर राज्यपाल की पूरी शक्ति है कि जो सरकार बनी हुई है उसको खंड बंड कर देंगे, उसको हटा उठा देंगे, ठीक है, लेकिन उसको विधान परिषद को नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है डिसोल्यूशन का, ठीक है। तो यह वो हमारा आर्टिकल 174। अब हम आर्टिकल 175 पढ़ेंगे। राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस और हाउसेज, अधिकार है राज्यपाल साहब का कि वो एड्रेस करे और संदेश भेजे, किनको, या तो विधानसभा को या विधान परिषद को या दोनों को। अब 175 का एक, द गवर्नर में एड्रेस द लेजिस्लेटिव असेंबली और इन द केस ऑफ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल ईदर हाउस और द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। तो राज्यपाल की शक्ति है कि वो एड्रेस कर सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं उन हाउसेज के बीच में और विधानसभा में, और जिस राज्य में विधान परिषद भी है तो उनके आगे भी वो बोल सकते हैं और उनको संदेशे भी भेज सकते हैं। और बोथ हाउसेज असेंबल टुगेदर, और वो दोनों हाउसेज, मान के चलिए विधायिका में, हरियाणा की विधायिका में, हरियाणा में तो वो नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो मान के चलिए बिहार में दोनों हाउसेज, एमएलए भी, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इकट्ठे हो रखे हैं, विधायिका में और परिषद के भी इकट्ठे हो रखे। तो राज्यपाल की पूरी शक्ति है कि दोनों हाउसेज को एड्रेस करे एक साथ, मतलब एक साथ उनको संबोधित करे, ठीक है। असेंबल टुगेदर एंड मे फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स। तो इस उनको इकट्ठा करने के लिए जो राज्यपाल है बिहार के, वो उनको नोटिफिकेशन दे सकते हैं कि आ जाइए, दोनों इकट्ठा होइए, मैं संबोधन करना चाहता हूँ। 175 का दो, द गवर्नर में सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो राज्यपाल संदेशे भेजेंगे किसको, या तो एक हाउस को या जिस राज्य में दो हाउस है दोनों को। और क्या लिखेंगे उस संदेशे में, वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल दैट पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर और अदरवाइज, उस किस संदर्भ में संदेशे भेजेंगे कि कोई बिल पेंडिंग है, कोई कानून पेंडिंग है राज्य की विधायिका में बनना, भाई बन जाना चाहिए था लेकिन वो पेंडिंग है, तो उसकी वजह से ही वह राज्यपाल भेज रहे कि भाई पेंडिंग क्यों है ये कानून, इसको निपटारा करो, जल्दी से बनाओ, यह बहुत ही अच्छा कानून है और हम इसीलिए राष्ट्रपति साहब के पास भेज दें। और अदरवाइज, या फिर बिल के लिए नहीं भेज रहे, उनको मैसेज दे रहे हैं और किसी कार्य के लिए दे रहे हैं, ठीक है। एंड हाउस टू विच any message is so sent that shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration। और जो राज्यपाल का संदेशा कोई से भी हाउस को गया है, चाहे विधानसभा को गया है, चाहे विधान परिषद को गया है, तो तुरंत मैसेज मिलने के बाद, राज्यपाल का संदेशा मिलने के बाद तुरंत एक्ट करेंगे, तुरंत उस कानून को जो पेंडिंग है, जो कंसिडरेशन के लिए पेंडिंग है, उस पर तुरंत विचार विमर्श होगा उस राज्य की विधायिका में, ठीक है। यह हुआ हमारा आर्टिकल 175। अब हम आर्टिकल पढ़ेंगे 176, स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर। अब कुछ स्पेशल संबोधन करेंगे कौन, राज्यपाल। अब 1, एट द कमेंसमेंट of the first session after each general election to the legislative assembly and at the commencement of the first session of each year, the governor shall address the legislative assembly or in the case of a state having a legislative council, both houses assembled together and inform the legislature of the causes of its summon। अब ये बता रहा है जो पहले जनरल इलेक्शन होगा जिससे सरकार बन के आ जाती है, जो भाई लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है वो भी चुन लिए जाते हैं जनरल इलेक्शन के बाद, और जिस राज्य में विधान परिषद है तो उसके सदस्य भी चुन लिए जाते हैं। तो हर जनरल इलेक्शन के बाद एक बार संबोधन करेंगे राज्यपाल साहब, ठीक है, किसी भी मुद्दे पर। और या तो जो हर साल, जैसे आज 2024 में हुआ इलेक्शन, पहला जनरल इलेक्शन के बाद आज बैठे तो आज संबोधन करेंगे, और आज के 5 साल बाद नहीं, आज से जो 2025 का जो पहला सत्र बैठेगा उसमें भी संबोधन करेंगे और बताएंगे, क्या बताएंगे, टुगेदर एंड इन्फॉर्म द लेजिस्लेचर ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स सम्मन, कि उन्होंने सम्मन क्यों किया है, कि वो किस बारे में संबोधन करना चाहते हैं, वो उनको विधानसभा के और विधान परिषद के मेंबर्स को बता दिया जाएगा। अब 176 का 2, provision shall be made by the rules regulation the procedure of house or either house for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address। अब जो संबोधन में राष्ट्रपति साहब ने बोला कि बिल के बारे में कुछ डिस्कशन करनी है, तो भाई विधानसभा के जो एमएलए हैं वो कितना बोलेंगे, मतलब क्या सीमा रहेगी उनके बोलने की, मतलब लिमिट क्या रहेगी, भाई 10 मिनट बोलेंगे, 1 घंटा बोलेंगे, 0 आर, वो क्या रहेगा, वो सारे जो आर्स होते हैं हमारी विधायिका में और हमारी संसद में वो माने जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन बना देगा, कानून, संसद कानून के द्वारा बता देगा, ठीक है। अब आर्टिकल 177 इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउसेज। तो मंत्रिमंडल, जो विधायिका के जो एक राज्य के मंत्रिमंडल थे, जो सीएम के साथ जो मंत्री मैंने बताए थे बनते हैं, उनकी क्या राइट है, और एडवोकेट जनरल की क्या राइट है, अधिकार है, किस संदर्भ में, उस राज्य के विधायिका एमएलए हाउस में बैठने में या फिर एमएलसी हाउस में बैठने में। जिस राज्य में एमएलसी आउट है तो वहाँ
एडवोकेट जनरल जा सकते हैं, उनकी राइट है जाने की, और वो देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। और जो मंत्रिमंडल के लोग बाग हैं वो भी जा सकते हैं बिना चुने हुए भी, ठीक है। तो 177 का हम पढ़ेंगे अब आर्टिकल। एवरी मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट शैल हैव द राइट टू स्पीक इन। हर एक मंत्रिमंडल का मंत्री जो कि राज्य की विधायिका का है, जो कि राज्य का है, जो कि सीएम के साथ जो चुना गया था, जिसको शपथ दिलाई गई थी राज्यपाल ने, वह और कौन, और एडवोकेट जनरल जो कि ऑफ द स्टेट, उस राज्य का एडवोकेट जनरल एजी है, उसको पास क्या रहेगी, राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और द केस में भी। तो उनके पास, मंत्रिमंडल के मंत्री के पास पूरी राइट रहेगी, और एडवोकेट जनरल के पास भी पूरी राइट रहेगी कि बोल सकते हैं वो विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, ठीक है। एंड अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी कमेटी ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर। अगर विधायिका ने कोई कमेटी बनाई है और उस कमेटी में उन मंत्रियों को नाम दे दिया गया कि ये मंत्री भी इसमें शामिल है या ये एडवोकेट जनरल इसमें शामिल है, तो उसमें भी वह कार्रवाई करेगा, पूरी उस प्रक्रिया में साथ देगा उस कमेटी की, ठीक है। तो ये मत कहना कि वह एडवोकेट जनरल तो नहीं देगा, बिल्कुल देगा। बट शैल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी एंटाइटल्ड टू वोट। पर ये मत मानना कि भाई उसको पूरी राइट दे दी गई है दोनों हाउसेज में बोलने की और कमेटी में भी शामिल होने की, तो उनके पास राइट टू वोट आ जाएगा, वोट करने का अधिकार नहीं आएगा उनके पास, ठीक है। मंत्रिमंडल वाले भी मंत्री भी वोट नहीं कर सकते विधान परिषद में मेंबर सदस्य चुनने के लिए, ना तो एडवोकेट जनरल कर सकता, ठीक है। और मेनली वोटिंग का सिलसिला किस पे आता है, कोई बिल पास कराना है, कोई बिल पास करवाना है तो उस पर प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है, सिंपल मेजोरिटी से वोटिंग होती है, जो दो तरह की वोटिंग होती है, तो उनमें भी उनको कोई राइट नहीं रहेगी। किसको, मंत्रिमंडल के मंत्री को, सीएम को और उनको, और एडवोकेट जनरल को। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 178 ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये इसमें बस ऊपर का ये आर्टिकल 178 इंपॉर्टेंट है कि उसमें यही बता रखा है, द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यही बता रखा है, जो विधानसभा होगी उसमें स्पीकर होगा और डिप्टी स्पीकर होगा। तो वो कह रहा है जो एमएलए चुने जाएंगे, बस इसकी बॉडी बताता हूँ, जो एमएलए चुने जाएंगे वही उनमें से वही चुन लेंगे कि एक स्पीकर बनेगा, एक एमएलए और एक डिप्टी स्पीकर बनेगा। और इसमें आगे नीचे ये कह रखा है कि भाई उनकी कुर्सियाँ खाली हो जाती हैं तो तुरंत जो विधानसभा के सदस्य दोबारा एक सदस्य को चुन लेंगे जो कि बनेगा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, ठीक है। तो ये इसमें आर्टिकल 178 ही इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम सीधा पढ़ेंगे आगे, आर्टिकल 188 देख लीजिए एक बार, ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। अब शपथ कैसे लेंगे सदस्य, ये बता रखा है 188 में। एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द लेजिस्लेटिव काउंसिल, हर सदस्य किसका, विधानसभा का और विधान परिषद का, उस राज्य का, शैल बिफोर टेकिंग हिज सीट, किससे पहले, अपनी कुर्सी ग्रहण करने से पहले, मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द गवर्नर और द सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम एन ओथ और अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ 3rd शेड्यूल, ठीक है। तो गवर्नर राज्यपाल के सामने शपथ लेगा, ठीक है, वह व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य बनेगा और विधान परिषद का सदस्य बनेगा, ये 188 में बताया हुआ, ठीक है। सॉरी, और देख लेता हूँ मैं कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में। इसमें फिर बिल्स के प्रोविजन आ जाते हैं कि राज्य की विधायिका में बिल्स के प्रोविजन, तो आर्टिकल 196 से चालू होते हैं बिल्स के प्रोविजन। तो पहला क्या है, प्रोविजन एज टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एंड पासिंग ऑफ बिल्स, कि बिल्स कैसे पास होंगे राज्य की विधायिका में, तो ये पढ़ लेते हैं। इसके ऊपर वाले 2-3 क्लॉसेज इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 198 एंड 207, तो 198 और 207 में जो लिखा हो उसको मानना, उसकी इज्जत करना। आगे पढ़ो, विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स, तो 198 में तो सीधा सीधा क्या है, मनी बिल्स के बारे में कानून है, मनी बिल के बारे में प्रोविजन है, ठीक है, प्रोसीजर है, प्रोविजन है। और 207 में अदर फाइनेंशियल बिल के बारे में प्रोविजन है, तो उसको तो इज्जत करना। और आगे बढ़ो, अ बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट विच हैड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो मनी बिल को छोड़ के और अदर फाइनेंशियल बिल को छोड़ के कोई भी बिल पास हो सकता है विधानसभा में भी, और ओरिजिनेट हो सकता है, मतलब उत्पन्न हो सकता है विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। अब 196 का 2, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 197 एंड 198। अब कह रहा है 197 की और 198 की भी इज्जत करना। उसमें क्या है, 198 में तो सीधा सीधा वो है मनी बिल है। अब 197 में क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ पावर काउंसिल तो बिल टू मनी बिल्स, वो बातें पढ़ेंगे 197। अब पढ़ रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 197 एंड 198, अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल अनलेस इट हैज बीन एग्रीड बाय बोथ हाउसेज। तो एक बिल को पास मतलब समझ लेना, किसको,
मनी बिल को छोड़कर और उसको छोड़कर दूसरे वाले अदर फाइनेंशियल बिल को छोड़कर जो उत्पन्न हुआ था, जैसे कोई मनी बिल को छोड़ के अदर फाइनेंशियल बिल को छोड़कर जो उत्पन्न हुआ था राज्य की या तो विधान परिषद में या विधानसभा में, तो वो दोनों हाउसेज के द्वारा पास होना चाहिए, तभी उसको पास माना जाएगा उस कानून को, ठीक है। इधर विदाउट अमेंडमेंट और विद सच अमेंडमेंट ओनली एज एग्रीड टू बाय बोथ हाउसेज। तो भाई एक हाउस पहले अड़ा हुआ था, विधान परिषद पहले अड़ा हुआ था, एक बिल ओरिजिनेट हुआ था विधानसभा में से, पर विधान परिषद अड़ा हुआ था कि नहीं भाई इसमें तो ये गलत है, इसमें तो कुछ चेंजेस की जरूरत है, इस अमेंडमेंट की जरूरत है इस बिल में जो आप हमें दे रहे हो। तो या तो विधानसभा उसमें अमेंडमेंट के साथ पास कर देगी या बिना भी पास कर देगी, ठीक है। तब 196 का 3, अ बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस और हाउसेज देयरऑफ। एक बिल पेंडिंग है, कोई कानून पेंडिंग है बनना, उस पर विचार विमर्श चल रहा था एक राज्य की विधायिका में, तो बस ये मत मान लेना कि रद्द हो गई है, वह विधानसभा रद्द कर दी गई है या विधान परिषद रद्द कर दी गई है तो वह बिल लैप्स हो गया, नहीं होगा। वो कैरी अगली मीटिंग में दोबारा उसके ऊपर चर्चा होगी, ठीक है। 196 का 4, अ बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। एक बिल पेंडिंग है कहाँ, विधान परिषद में जिस राज्य में है, विच हैज नॉट बीन पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो बिल अभी विधान परिषद में पेंडिंग है लेकिन वो पास किया नहीं है। ओरिजिनेट वो कहाँ से किया हुआ होगा वो विधान परिषद से ओरिजिनेट हुआ होगा, और वो अब तक पास नहीं किया गया है, किसके द्वारा, विधानसभा द्वारा। शैल नॉट लैप्स ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, तो वो बिल भी लैप्स नहीं करेगा जबकि विधानसभा डिसोल्व हो चुकी, खत्म हो चुकी है, जब भी लैप्स नहीं करेगा, वो बरकरार रहेगा। जो आने वाली इलेक्शंस के बाद आने वाली जो विधानसभा बनेगी, अब वह उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो वह पास कर देंगे या ना करेंगे तो वो आने वाली बात है, ठीक है। अब 196 का 5, अ बिल विच इज पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। एक बिल पेंडिंग है, एक बिल ओरिजिनेट हुआ है कहाँ से, विधानसभा से, और विच हैविंग बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इज पेंडिंग इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा से ओरिजिनेट हुआ, विधानसभा ने वह पास करके भेज दिया किसको, भाई दूसरे हाउस को ट्रांसमिट करना रहता है ना, वो भेज दिया विधान परिषद के पास। शैल लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली, अब वो विधान परिषद के पास बिल चला गया है, बेशक से वह ओरिजिनेट हुआ था विधानसभा में और विधानसभा ने उसको पास भी कर दिया था, लेकिन अब वह बिल भेजा गया किसके पास, विधान परिषद के पास। अब विधानसभा खत्म हो चुकी है, मतलब डिसोल्व हो चुकी है, तो अब बिल लैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो वो अब बिल लैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आर्टिकल 196, यही इंपॉर्टेंट था। अब आगे पढ़ते हैं, बस ऊपर जो ये इसके इंडेक्स पढ़ लेना एक बार। 197 आर्टिकल 197 का इंडेक्स पढ़ लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल्स अदर देन मनी बिल्स। तो कह रहा है शक्तियों पर रोक लगाई हुई है किसकी, विधान परिषद की, किस संदर्भ में, मनी बिल के संदर्भ में, और भी अदर देन मनी बिल। मनी बिल के बारे में तो वो कोई वार्तालाप कर ही नहीं सकते, कौन, विधान परिषद के सदस्य। और भी जो बिल्स हैं उनके बारे में वो रोक लगाई है। तो 197 की बस इंडेक्स इंपॉर्टेंट है और बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। 198 स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। मनी बिल्स के बारे में जो राज्य की विधायिका से उठते हैं, जो विधानसभा से उठते हैं, उसके बारे में स्पेशल प्रोविजन 198 में दिया हुआ। बस इतना ही याद कर लो कि मनी बिल्स राज्य की विधायिका में किस में है, 198 में है, और संसद के लिए किस में है, 110 में, 110 में, ठीक है। अब डेफिनेशन मनी बिल की राज्य की विधायिका के लिए डेफिनेशन किस में दी हुई है, आर्टिकल 199 में दी हुई है, ठीक है। तो यह याद रखना। और पार्लियामेंट में किसके लिए दी हुई थी, कौन से आर्टिकल में, 110 में, 110 में दी हुई थी, ठीक है। अब आर्टिकल 200 हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 200 हम एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि बोलता है एसेंट टू बिल्स। अब सहमति कैसे मिलेगी बिल्स को, तो पढ़ते हैं। When a bill has been passed by legislative assembly of a state, जब एक कानून पास कर दिया गया, किसने, विधानसभा ने पास कर दिया है। और इन द केस ऑफ अ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज बीन पास बाय बोथ हाउसेज, या जिस राज्य में विधान परिषद है तो दोनों विधानसभा ने और विधान परिषद ने पास कर दिया, तो क्या होगा, of the legislature of the state, it shall be presented to the governor, and the governor shall declare either he assents to the bill or that he withholds assent therefrom, or that he reserves the bill for the consideration of the president। तो अब बिल दोनों हाउसेज में, भाई विधानसभा हरियाणा में तो विधानसभा ने पास किया और भेज दिया राज्यपाल को उनकी एसेंट के लिए, तो राज्यपाल बता देगा कि क्या वो उसमें सहमति देता है कि हाँ ये कानून बन जाना चाहिए, या वो विदहोल्ड करता है, या वो अपने ठंडे बस्ते में डाल देता है और यह कह देता है उनको, विधानसभा के जो एमएलए हैं उनको, कि मैं इस बिल को रिजर्व कर रहा हूँ। और इसको क्यों रिजर्व कर रहा हूँ, कि मैं इसको राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए भेजूंगा। उनका अनुमान लगाना जरूरी है, ठीक है। तो हर एक बिल के अनुमान तो राष्ट्रपति साहब लगाएंगे ही, चाहे वो गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब की ड्यूटी है, उनको भेजेंगे ही। एक बार वो बिल पर नजर तो मारेंगे कि क्या कानून बना है इंडिया में, ठीक है। अब 200 का प्रोवाइडेड द गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ द बिल फॉर असेंट। तो जैसे ही राज्यपाल के पास बिल आएगा, विधानसभा भेजेगी या विधान परिषद भेजेगी उनको, उनके पास बिल, उनकी एसेंट के लिए, उनके
उनके पास प्रेजेंट होगा, वो एसेंट नहीं देंगे। एसेंट तो हमारे राष्ट्रपति साहब ही देते हैं। राज्यपाल के पास प्रेजेंट किया जाएगा, पेश किया जाएगा बिल, तो राज्यपाल भेजेंगे राष्ट्रपति के पास एसेंट के लिए। तो आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ द बिल फॉर एसेंट रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, तो रिटर्न कर देंगे राज्यपाल उस बिल को अगर वह मनी बिल नहीं है तो। टुगेदर विद अ मैसेज, और एक मैसेज के साथ, एक संदेश भेजेंगे उसके साथ, रिटर्न के साथ, रिक्वेस्टिंग दैट द हाउस और हाउसेज विल रिकंसिडर द बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयर ऑफ, या भाई हाउसेज, जिन हाउस ने यह बिल मेरे को भेजा है जो कि मनी बिल नहीं है, इसके ऊपर एक बार रिकंसिडरेशन कर लीजिए। तो क्या अगर विधानसभा ने मनी बिल भेजा है, राज्यपाल को प्रेजेंट किया है, तो क्या वो अब उसमें भी कोई रिकमेंडेशन के लिए वापस भेज सकते हैं? बिल्कुल नहीं भेज सकते, ठीक है। एंड इन पर्टिकुलर विल कंसीडर द डिजायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एनी सच अमेंडमेंट एज मे बी रिकमेंडेड इन हिज मैसेज, एंड व्हेन अ बिल इज सो रिटन द हाउसेज शैल रिकंसीडर द बिल अकॉर्डिंगली, एंड द बिल इज सो पास अगेंस्ट द हाउस और हाउसेज विद और विदाउट अमेंडमेंट एंड प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर असेंट, द गवर्नर शैल नॉट विथहोल्ड असेंट देयरफ्रॉम। अगर अब वो मनी बिल भी नहीं है जो राज्यपाल के पास पेश किया गया था उनकी एसेंट के लिए, ठीक है, तो उन्होंने वो बिल को वापस कर दिया। अगर वह मनी बिल नहीं है तो मनी बिल को तो नहीं कर सकते, विधानसभा में वापस नहीं भेज सकते। अगर वो दूसरा बिल है तो राज्यपाल ने वापस भेज दिया और उसमें लिख के भेज दिया संदेश में कि भाई इसमें ये खामियां, इस बिल में ये ऐड होना चाहिए, मेरी तो यह राय है, इसमें ये चीज़ ऐड होनी चाहिए। अब या तो विधानसभा या जिस राज्य में विधान परिषद भी है वह दोनों इसके बारे में दोबारा विचार विमर्श करेंगे, और अब वो विचार विमर्श या तो मानते हैं राज्यपाल के, नहीं मानते, दोबारा भेज देते हैं बिल को एसेंट के लिए। तो अब राज्यपाल साहब बन चुके हैं, अब वो उसको विद होल्ड नहीं करेंगे, वो अपने ठंडे बस्ते में नहीं डालेंगे, ठीक है, उसको एसेंट देनी पड़ेगी तब प्रेजेंट हुआ है वो बिल, ठीक है। तो यह हुआ हमारा आर्टिकल 200 का 1, आर्टिकल 200 का 1 का प्रोवाइजो। अब आर्टिकल 200 का प्रोवाइजो 1 का प्रोवाइजो 2, प्रोवाइड फॉर दैट द गवर्नर शैल नॉट असेंट टू बट शैल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कह रहा है भाई जरूरी नहीं है कि वो अमेंडमेंट के बाद या अमेंडमेंट के बिना किए वो बिल वापस आ जाता है, तो एसेंट करे, विद होल्ड नहीं करेंगे, तो सहमति ना दे राज्यपाल अभी भी, तो कह रहा है रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, पर कह रहा है राज्यपाल क्या कर लेंगे, रिजर्व कर लेंगे कि मैं ये बिल अब भेजूंगा राष्ट्रपति महोदया के पास, ठीक है, तो वो बिल को एसेंट देंगी, क्योंकि भाई मैंने जो कंसिडरेशन, मैंने जो बोला था वो तुमने माना नहीं, तो मैं तो विद होल्ड तो नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं उनके पास कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर रहा हूँ कि उनके पास भेज दूंगा मैं, ठीक है। Any bill which is of the opinion of the governor would, if it become law, so derogate with the powers of the High Court as to endanger the position which that court is by this constitution designated to fill। और राज्यपाल को यह लगता है कि भाई मैं इसको विदहोल्ड तो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने रिकमेंडेशन के साथ भेजा था, इन्होंने मानी नहीं, वापस मेरे को भेज दिया, और अब मैं तो इसको विदहोल्ड कर नहीं सकता, तो मैं राष्ट्रपति महोदय के पास इसको भेजूंगा, मैं रिजर्व कर रहा हूँ। और वो ऐसा जानते हैं, वो अपनी रिपोर्ट भी भेजेंगे राष्ट्रपति महोदय के पास कि इसमें, इस बिल में, इस कानून में जो बनाया है राज्यसभा बोल रहा हूँ, विधानसभा ने, विधान परिषद में, ये ऐसा है कि हाई कोर्ट के फंक्शंस को दिक्कतबाजी करेगा, हाई कोर्ट्स का काम और बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने इससे वोलेशन होने वाले हैं, इतने इससे केस डेवलप होने वाले हैं कि बहुत दिक्कत आएगी। तो अपना मैसेज भी, एक छोटा सा नोट भी उस बिल के साथ भिजवा देगा, तो राष्ट्रपति को के लिए रिजर्व किया राज्यपाल ने, ठीक है। तो यहाँ हो हमारा आर्टिकल 200 पूरा। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल, अब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आर्टिकल 202 हम देख लेते हैं एक बार, जो कि बोलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो राज्य की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है 202। अब द गवर्नर शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर शैल cause to be laid before the house or houses of the legislature of the state or statement of the estimate receipt and expenditure of the state। तो वही जैसे राष्ट्रपति महोदया उसके सामने, लोकसभा के सामने, राज्यसभा के सामने हर साल का खर्चा उर्चा और कमाई रखती है, उसका ब्यो खाता रखती है, तो यही राज्यपाल रखेंगे, सेम टू सेम है और कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी राज्य का भी एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसमें से कितने खर्चे हुए और कहाँ का यूज हुए वो स्टेटमेंट में बताया जाता है। तो आर्टिकल 202 में बस यही याद रखना कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसमें है, आर्टिकल 202 में है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये कुछ भी 203 काम करनी है, 204 छोड़ो, 205 छोड़ो, 206 छोड़ो, 207 भी किसी काम का नहीं है, कोई नहीं पूछेगा इसको, 208, 209, इसको भी 210, 210 में लैंग्वेज वगैरह का बता रखा है, तो लैंग्वेज तो हिंदी इंग्लिश कुछ भी परमिशन से हो जाए वो बोली जा सकती है राज्य की विधायिका में। 211, हाँ 211 एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि आर्टिकल 121 के साथ लिंक होता है, ठीक है। 121 में यूनियन के ऊपर, उसके संसद के ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, अब 211 में राज्य की विधायिका के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। देखिए अब 211 पढ़ रहा हूँ मैं। No discussion shall take place in the legislature of the state with respect to the consideration with the conduct of any judge of the Supreme Court or of the High Court in discharge of his duties।
कोई जस्टिस साहब हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कोई अपना दायित्व डिस्चार्ज किया, ठीक है, किया, तो अब पूरी तरह से रोक लगाई हुई है कि कोई भी उनके बारे में उनका कोई भी उनका कंडक्ट, उनका व्यवहार है, किसका, जस्टिस का, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का, उन्होंने कोई अपने दायित्व को फॉलो करते हुए, डिस्चार्ज करते हुए कोई निकाला, कोई ऑर्डर निकाला या कुछ भी उन्होंने किया, तो कह रहा है नो डिस्कशन शिल टेक प्लेस इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट जज इन द ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। तो कुछ भी उनके बारे में बातें नहीं होंगी लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका में, जिसमें विधानसभा है या विधान परिषद है, कि भाई उस जज का, हाई कोर्ट का जज का कंडक्ट तो ऐसा है, उस सुप्रीम कोर्ट के जज का कंडक्ट तो ऐसा है, बिल्कुल नहीं होंगी, बिल्कुल भी नहीं होंगी। और किससे रिलेटेड रोक लगाई हुई है? सिर्फ जो उन्होंने ऑफिशियल ड्यूटीज अपने डिस्चार्ज करते वक्त कोई फैसला वगैरह सुनाया। ऑब्वियसली जजिस तो फैसला सुनाएंगे, तभी डिस्कशन होगी। किसी राज्य के विधायिका को दुख हुआ होगा कि भाई हमारे विरुद्ध कोई फैसला बना दिया, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं की जाएगी। तो ये हमारा हुआ था 211। अब क्यों डिस्कशन नहीं की जाएगी इससे? क्योंकि अगर डिस्कशन की जाती है, उनकी बैक बाइटिंग की जाती है उनके व्यवहार के बारे में, या फिर उनकी बैक बाइटिंग भी नहीं, उनके कोई गुड थॉट्स भी किए जाते हैं, तो वो भी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो सीट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो सीट लेके बैठे हैं उसकी रिस्पेक्ट है, ठीक है, और किसी की इतनी नहीं है। मतलब रिस्पेक्ट तो सभी की, लेकिन उनकी कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो हमारी जुडिशरी का पार्ट है। भाई न्याय कौन करता है? वही करते हैं। तो उनके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में अगर बातें होने लगी राज्य की विधायिका में, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, जुडिशरी सपोर्ट करती है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट करता है जुडिशरी को, पर दोनों अलग अलग रहते हैं। जुडिशरी अपना ये वाला पाथ फॉलो करती है, एग्जीक्यूटिव अपना वो वाला पाथ फॉलो करते हैं, तो दोनों अलग अलग है, पर दोनों कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकते। कॉन्फ्लिक्ट में आके तो दिक्कत हो जाएगी उसको, इंडिया को। अब हमने 211 किया। अब हम ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है जो इसकी राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की पावर, वो कल करेंगे, ठीक है, 213, क्योंकि आज ज़्यादा आर्टिकल्स हो गए हैं। हमने बीच बीच में काफ़ी छोड़े भी है, पर हमने 10-15 आर्टिकल पूरे डिटेल से मैंने समझाए हैं। तो आज हमने कर लिए 168 से लेके आर्टिकल 212 तक, जिसमें मैंने बीच बीच में जो नॉन इम्पोर्टेंट थे, जो अनइम्पोर्टेंट थे, वो छुटवा दिए हैं 8-10 आर्टिकल्स, तो और 20-20 के तो हमने करवाए हैं। तो आर्टिकल 168 से लेके आर्टिकल 212 तक हमने कर लिए हैं। तो अब कल हम करेंगे ये चैप्टर 4 और चैप्टर 5 किसका, पार्ट 6 का, जो कि बताता है चैप्टर 4 में तो अध्यादेश बनाने की पावर किसकी, राज्यपाल की, और चैप्टर 5 में फिर हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स आ जाएंगे, ठीक है, 2 हाई कोर्ट फॉर द स्टेट आ जाएंगे, जो कि 214 से लेके 232 तक है, ठीक है, आर्टिकल तक। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अब कल भी लेंगे, कल की क्लास में रैपिड रिवीजन का यह लेक्चर खत्म होता है। तो बाय बाय, टेक केयर।